आज मैं आयरन मैन के तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम देख पाते हैं कि इस कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान के बॉर्डर्स को दिखाते हुए होता है। वहाँ पर यूएस आर्मी भी होती है जो कि किसी ऐसी आदमी का इंतजार कर रही थी जो वो वेपन्स का डील करता था और उसका नाम था टोनी। कुछ ही टाइम में टोनी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। टोनी वहाँ के आर्मी को एक मिसाइल दिखाते हुए कहने लगा कि इसे हम लोगों ने बनाया है। ये मिसाइल इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये एक ही मिसाइल पूरे कंट्री को तबाह करने का ताकत रखता है और टेस्ट के लिए उन्हें दिखाने के लिए उसका एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। दरअसल टोनी यहाँ पर आर्मी से कोई डील करने के लिए आया था और इस डील से वो बहुत अमीर हो सकता था। डील के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। रास्ते में जाते वक्त कोई अचानक से उनके गाड़ियों पर फायरिंग कर दिया जाता है। वहाँ पर मौजूद सारे के सारे आर्मी टोनी को बचाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन वो लोग आर्मी को फायर करके मार देते हैं। टोनी अपनी जान बचाते हुए गाड़ी से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी का बॉम्ब आकर गिरा, जिसके फट जाने से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। यहाँ से हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिला था। दरअसल टोनी जिस कंपनी को चला रहा था उस कंपनी को उसके फादर और उनके दोस्त ने मिलकर बनाई हुई थी, लेकिन जिस जगह इस अवार्ड को दिया जा रहा था उस जगह पर टोनी मौजूद नहीं था। इसीलिए उसका इस अवार्ड को कोई और रिसीव कर लेता है, और अगर टोनी वहाँ पर नहीं तो वो आखिर कहाँ पर था। टोनी को दिखाया गया एक कसिनो में। वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने टोनी का अवार्ड को रिसीव किया था। वो उसको इस अवार्ड को देता है। तब टोनी कहने लगा कि यार मैं इस अवार्ड को कहाँ पर रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। उस अवार्ड को लोगों को देकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है। टोनी से कहने लगी कि क्या आप सेटिस्फाई हैं, क्या आप वेपन्स बना रहे हैं कि वो पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तब टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई तो हूँ, क्योंकि अगर हम वेपन्स ना बनाए तो लोग हमें ही मार डालेंगे। उसके बाद ये दोनों कुछ टाइम साथ स्पेंड करते हैं, जिसके बाद टोनी को बताया जाता है कि उसके साथ अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है। यह सुनने के बाद टोनी अपने ही प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान आ जाता है। अब सीन को प्रेजेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से टोनी बेहोश हो चुका था। उसे एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया गया था। जब उसे होश आता है तो वो यह देखकर काफी हैरान रह गया था कि मेरे साथ बैटरीज क्यों लगाई गई हैं। होश में आकर अपने साथ में खड़े आदमी से पूछने लग जाता है कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। तब वो आदमी उसे बताता है कि जब तुम्हारे साथ वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो उसके कई टुकड़े तुम्हारे बॉडी के अंदर चले गए थे। वो इतने छोटे पीसेस थे कि हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसका अब एक ही हल बचा हुआ था कि हम उन पीसेस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोक सके, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी को कोई टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया है। कि तभी वहाँ पर उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहने लगा कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किडनैप करके क्यों बुलाया है, क्योंकि मुझे तुम्हारा बनाया गया मिसाइल काफी पसंद आ गया है। और जैसा कि तुम्हें अच्छे से पता है कि यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर पहले से कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सेम मिसाइल हमारे लिए बनाओ, और जब तुम मुझे मिसाइल बनाकर दे देते हो तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। लेकिन टोनी इस काम के लिए बिल्कुल भी मना कर देता है। तो टोनी के साथ खड़ा हुआ आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ तुम्हारे साथी और तुम्हारे आर्मी भी नहीं ढूंढ सकती। अब देखा जाए तो ये आदमी आखिर था कौन? दरअसल ये भी वेपन्स ही बनाया करता था और उसे भी इन टेररिस्ट ने किडनैप करके यहाँ लाए थे। अब टोनी के साथ दूसरा प्रिजनर दोनों डिसाइड करने लग जाते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हालांकि यहाँ से बाहर निकल पाना काफी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाह रहे थे। आदमी टोनी से कहने लग गया कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। तो टोनी कहने लगा कि मेरी कोई फैमिली नहीं, बस मेरे पास एक ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट है। यहाँ पर दोनों अब सोचने लग जाते हैं कि हम कोई ऐसा सूट को बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ हो, ताकि जब हम लोग बाहर निकले और जब वो हम पर शूट करे तो हम पर कोई असर ना हो और हम फौरन से यहाँ से भाग जाए। वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेस है उसे वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैं तुम्हारे बॉडी के साथ कनेक्ट किया था। अब उसे ढूंढना होगा ताकि उसको यूजफुल बनाकर हम यहाँ से बाहर जा सके। लेकिन उस सूट के लिए यहाँ पर उन्हें बहुत हाई पावर वाली बैटरी चाहिए थी जो कि उस सूट को रन कर सके। दूसरी तरफ टेररिस्ट लीडर को यही लग रहा था कि शायद ये लोग हमारे लिए मिसाइल को बना रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें मटेरियल भी देता रहता है, क्योंकि उसे कहाँ पता था कि मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल में क्या क्या यूज होता है। लेकिन जल्द ही जब उस सूट को तैयार कर दिया जाता है तो इस बात की खबर लीडर तक भी पहुंच जाती है।
यह जानने के बाद तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आदमी जो टोनी के साथ सूट बनाने में काफी हेल्प करा था उसे काफी इंजर्ड कर देता है। जल्दी से टोनी अपना वो बनाया गया सूट को पहन लेता है और उसमें काम आने वाले सारे सिस्टम को डाउनलोड कर लेता है। उसमें वो पावर भी लेकर आ जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लग जाता है और उस केव से बाहर भी निकल गया था, जिसके बाद चुराए गए अपने ही वेपन्स को जलाकर डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने सूट में फिट किया गया रॉकेट लॉन्चर से फ्लाई कर जाता है। उड़ते हुए वो एक डेजर्ट में जाकर गिरता है जहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ भी लेती है और वापस उसी जगह पर लेकर आती है जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। वहाँ पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी मौजूद थे जिन्होंने टोनी के फादर के साथ मिलकर इस वेपन कंपनी को खोली थी। टोनी कहता है कि मैं लाइव टेलीकास्ट करना चाहता हूँ और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि टोनी पूरे मीडिया से बात कर रहा था। वो कहने लगा कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया था और उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं उनको भी ठीक मेरे ही जैसा वेपन्स बना कर दूं। इसलिए मैंने यह सोचा है कि मेरी वेपन्स इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग भी मेरे वेपन्स को हासिल करके जंग शुरू करना चाहते हैं, वॉर करना चाहते हैं, और जबकि मैं यह सब नहीं चाहता, इसीलिए मैं अपनी कंपनी को बंद कर रहा हूँ और एटलीस्ट अगर कंपनी बंद भी ना हुआ तो मैं ऐसी वेपन्स कभी नहीं बनाऊंगा। बात को काटते हुए टोनी के फादर का दोस्त कहने लगा, ऐसी बात नहीं है टोनी, बेचारा अभी अभी अपनी जान बचा कर आया है और ये अभी अपने सेंसस में नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल रहा है। टोनी वहाँ से चला जाता है और वो आदमी भी टोनी के पीछे पीछे उसके पास चला जाता है। वो टोनी से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, आखिर तुम अफगानिस्तान से कैसे बच निकले और तुम्हें उन लोगों ने क्यों किडनैप किया हुआ था। तब टोनी उसे सारी बात बता देता है और यह भी बताता है कि मैंने अपने एक आयरन सूट बनाया हुआ था जिसकी मदद से मैं बाहर निकल सका, क्या तुम भी देखना चाहोगे। तब वो आदमी भी कहने लगा कि हाँ क्यों नहीं। तब टोनी अपनी शर्ट को खोलकर अपने चेस्ट को दिखाता है, यानी उस आयरन सूट का कुछ हिस्सा। वो आदमी उसे देखकर कहने लगा कि ये तो लाजवाब है, हमें इस पर और भी काम करना चाहिए और इसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, हम इससे काफी अमीर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टोनी उसकी बात को टालते हुए अपने असिस्टेंट के पास चला जाता है। वो उससे कहने लगा कि मेरी चेस्ट में जो टूल लगा हुआ है मैंने इससे भी ज्यादा एडवांस टूल को बना लिया है, तो प्लीज इसे निकाल कर उसे लगा दो। तब वो लड़की टोनी से पूछने लग जाती है कि आखिर ये क्या करता है। तो टोनी कहने लगा कि मेरे बॉडी में कुछ मेटल के पीसेस फंस चुके हैं और ये उन्हें मेरे दिल तक जाने से रोकता है और मेरी बॉडी में ज्यादा पावर और एनर्जी बनाता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तानी टेररिस्ट को उसके बनाए गए सूट के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं जिसे वो लोग जोड़कर पता लगा लेते हैं कि असल में ये चीज क्या है। इधर टोनी भी एक नया शूट पहले से एडवांस बनाने की कोशिश कर रहा था। उसमें उसने और भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स लगा रखे थे जो उसे हवा में उड़ते हुए टीके रहने में काफी हेल्प मिलने वाली थी। अब वो अपने ड्रेस में लगाए गए सिस्टम को ऑर्डर देते हुए कहने लगा कि मुझे और ऊपर उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर तक चला जाता है तो उसका ड्रेस फ्रिज होने लग जाता है क्योंकि वो स्पेस में चला गया था। जम जाने की वजह से उसके सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन से टकराने ही वाला था तो अचानक से उसका सिस्टम चालू हो जाता है और उसका शूट काम करने लग जाता है क्योंकि अब उसके सूट से बर्फ मेल्ट हो रही थी और वो दोबारा से उड़ जाता है। फिर घर आने के बाद वो अपने उस ड्रेस में कुछ चेंजेस करने लग जाता है ताकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने से वो ड्रेस ना जमे, और उसके टेबल पर उसके सेक्रेटरी ने उसके पुराने टूल पर कुछ लिख कर रखा हुआ था जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। शाम को दिखाया गया कि टोनी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी मौजूद थी। वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं, डांस करते हुए काफी एंजॉय करते हैं कि तभी उसके पास वही रिपोर्टर आ जाती है जिसने उससे कुछ पूछे हुए थे। वो कहने लगती है कि जो मिसाइल को तुमने अफगानिस्तान में दिखाया उस जैसे कई मिसाइल अब अफगानिस्तान खुद बना रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी परमिशन से हो रहा है कि तुमने उन्हें ऐसा कुछ करने को कहा है। तब टोनी एकदम शॉक में आ जाता है और उसे लगता है कि हो ना हो ये काम उसी आदमी का हो सकता है जो कि उसके फादर का दोस्त था, यानी उस कंपनी का शेयर पार्टनर। टोनी सीधा उसके पास जाता है और उससे पूछने लगा कि क्या सच में तुमने मिसाइल को वहाँ पर भेजा है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा। तो टोनी कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि वहाँ पर जो टेररिस्ट हैं वो लोगों को कितना मार रहे हैं और तुमने उन्हीं टेररिस्ट की मदद की। हमारी कंपनी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करती, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता।
फिर टोनी अपने घर आ जाता है और खुद ही कुछ करने का ट्राई करता है। यहाँ पर टोनी अपने ड्रेस को बहुत ही एडवांस बना लेता है। उसमें उसने हर तरह के टेक्नोलॉजी को यूज कर दी थी, जो कि फायर भी कर सकती थी और छोटे छोटे रॉकेट्स भी शूट कर सकती थी। तैयार हो जाने के बाद टोनी फौरन से अफगानिस्तान पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर वो सारे आदमियों से लड़ने लग जाता है, इवन उन टेररिस्ट के लीडर से भी, और फिर अपने ड्रेस से एक छोटा सा रॉकेट को छोड़ता है जिससे वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ के एयरफोर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो आयरन मैन को ढूंढ ही नहीं पाते। फिर टोनी अपने उस दोस्त को कॉल लगाता है जो उसे अवार्ड को देने के लिए कसीनो में आया हुआ था। वो अपने दोस्त से कहने लगा कि मैं हूँ जिसने ये सारा ब्लास्ट किया है, तो प्लीज तुम इस मैटर का ख्याल रख लेना। फिर जब उससे पूछा जाता है कि ये अटैक किसने की है, तो वो कहने लगा कि हो सकता है कि ये कई दुश्मनों ने मिलकर अटैक किया हो, यानी वो ये बात टोनी पर नहीं आने देता। और जब टोनी के फादर का दोस्त यह बात सुनता है तो उसे बड़ी हैरानी होने लग जाती है कि ऐसे अटैक करके आखिर कौन गायब हो सकता है। तो वो फौरन अफगानिस्तान चला जाता है और वहाँ के टेररिस्ट से बात करता है। तो वो टेररिस्ट कहते हैं कि हम जान चुके हैं कि ये काम किसका है, लेकिन हम तब तक खामोश हैं जब तक हम पूरी बात का पता नहीं लगा लेते। सूट के अंदर छुपा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि ये आयरन मैन ही है, क्योंकि डेजर्ट से उसके शूट के कुछ पार्ट्स मिले हैं। वो टेररिस्ट उस आदमी से कहने लगते हैं कि अगर तुम हम लोगों को पैसे देते हो तो मैं सूट का डिजाइन तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन टोनी का फादर का दोस्त ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उन लोगों को डरा धमका कर उस ड्रेस को अपने साथ लेकर आता है। टोनी को पता चल जाता है कि उसका पुराना ड्रेस को किसी ने चुरा लिया है। वो फौरन से अपने सेक्रेटरी के पास जाता है और उसे कहता है कि चाहे कैसे भी करके मुझे उसको रोकना होगा कि कहीं ये सारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए और वो मेरा नाम, मेरा आइडेंटिटी को यूज करके हर जगह तबाही फैलाए। अब टोनी की सेक्रेटरी उस आदमी के ऑफिस जाती है, यानी वही आदमी जो टोनी के फादर का दोस्त है। वो सारी इंफॉर्मेशन उसके कंप्यूटर से कॉपी करने लग जाती है और साथ ही साथ उसे यह भी पता चल जाता है कि ये यही वो आदमी था जिसने टोनी को किडनैप करवाया हुआ था उन टेररिस्ट से, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि टोनी का इस कंपनी में जरा सा भी शेयर हो। यह जानने के बाद तो वो काफी हैरान हो जाती है और वो वहाँ से वो जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके कंप्यूटर से वो डेटा चुरा रही थी, लेकिन वो उस बातों में लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब वो आदमी इतना कि इनोसेंट भी नहीं था। उसे पता चल जाता है कि ये लड़की मेरे कंप्यूटर से सारे के सारे डेटा को चुरा गई है। जब वो लेडी सारे इंफॉर्मेशन को लेकर वहाँ से निकल रही थी तो उसके पास एक आदमी आकर उसे कहने लगा कि आप तो टोनी को जानती है ना, क्या आप टोनी से मेरा इंटरव्यू करवा देंगी? मुझे उससे कुछ सवाल जवाब करने हैं। वहीं दूसरी तरफ टोनी के फादर के फ्रेंड को भी कुछ अजीब जैसा फील हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि टोनी अब कितना पावरफुल है। उसे पता चल चुका था कि इस सारे गेम के पीछे मेरा ही हाथ है। वो साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया था उसी तरह के टूल को बनाने के लिए जो टोनी के चेस्ट में फीट किया गया था। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह था कि जिस टूल को ये बनवा रहा था उसका साइज काफी बड़ा था, लेकिन उसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम था। तो ये काफी गुस्से में टोनी के घर जाकर उसके बॉडी को डीएक्टिवेट कर देता है और उसके चेस्ट में से वो टूल, यानी जो उसका हार्ट था, वो अपने साथ लेकर जाता है, जिसकी वजह से टोनी बहुत डाउन फील करने लग गया था और उसके बगैर वो ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाला नहीं था। कि तभी टोनी को याद आता है कि उसके सेक्रेटरी ने उसे एक पुराना टूल भी दिया हुआ था। वो फौरन से उसको अपने अंदर लगा लेता है और अपना ड्रेस दोबारा से अपने बॉडी पर लेकर आता है। अब टोनी का फादर का फ्रेंड टोनी के उस नए वाले टूल को लेकर जा चुका था। उसने अपने पास काफी बड़ा आयरन जायंट बना रखा था जिसका नाम वो आयरन मोंगर रखा हुआ था। वो आदमी उस टूल को जो टोनी के चेस्ट से निकाला था उसके अंदर डाल देता है, जिससे वो एक्टिवेट होने लग जाता है और उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में पावर्स आ जाती है। लेकिन उतने ही देर में टोनी का आयरन मैन भी आ जाता है और अब इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट शुरू हो चुकी थी। अब वो दोनों लड़ते लड़ते रोड पर आ जाते हैं। तभी आयरन मैन को याद आता है कि अभी तक ये सूट पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, यानी अब ये ज्यादा हाइट पर जाकर फ्रिज हो जाएगा। वो फौरन से ऊपर स्पेस में जाने लग जाता है ताकि आयरन मोंगर भी उसका पीछा करे। और जब दोनों बहुत ही ऊपर पहुँच जाते हैं तो आयरन मोंगर का ड्रेस जमने लग जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी वो नीचे आते ही वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और वो आयरन मैन पर अटैक करने लग जाता है। दोनों लड़ते लड़ते उसी लैब के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर वो बड़ा सा टूल को बनाया जा रहा था, जिस टूल को उस आदमी के साइंटिस्ट बना रहे थे जो टोनी के फादर का फ्रेंड था। आयरन मैन अपने सेक्रेटरी को फौरन से कहने लगा कि तुम इस टूल को एक्टिवेट कर दो, मैं यहाँ से फौरन से भाग जाऊंगा और इसका सारा का सारा इफेक्ट आयरन मोंगर पर चला जाएगा।
क्योंकि उसे नहीं पता होगा कि टूल्स को स्टार्ट कर दिया गया है। लेडी भी उसकी बात मानकर ऐसा ही करती है। उस टूल के अंदर से काफी ज्यादा वेव्स निकलती हैं, जो कि आकर आयरन मॉन्गर में लगता है, जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पर मारा जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सारे के सारे उससे कॉशन कर रहे होते हैं कि क्या आप ही हो आयरन मैन। तो उसके पास एक आदमी आकर कहता है कि नहीं, आपने ये नहीं कहना, आपको बस ये कहना है कि उसमें आपका बॉडीगार्ड था और उन दोनों में अपने कुछ पर्सनल इशू की वजह से लड़ाई हो रही थी और आपके फादर के फ्रेंड भी एक नेचुरली डेथ मरे थे। टोनी भी उसकी स्क्रिप्ट को उठाकर मीडिया के लोगों के पास चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसके कान में कहता है कि जो भी बात सच है वही बोलिए। तब आयरन मैन सबके सामने बोल देता है, आई एम आयरन मैन, यानी सबको अब पता चल चुका था कि असली आयरन मैन कोई और नहीं बल्कि टोनी ही है। और इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 1 यहाँ पर खत्म हो जाती है। आगे अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आयरन मैन का पार्ट 2। अब जहाँ पर पार्ट 1 को एंड किया गया था, वहीं से पार्ट 2 को भी स्टार्ट किया जाता है। वही न्यूज में टोनी की वही आयरन मैन है। दरअसल इस न्यूज को एक आदमी देख रहा था जिसका नाम इवान था। यह न्यूज देखते ही इवान के फादर की डेथ हो जाती है। तब इवान कहता है कि मैं अब आयरन मैन से बदला जरूर लूंगा। तो वो भी एक छोटा सा टूल तैयार करता है जिससे वो अपना ड्रेस बनाने वाला था, क्योंकि वो आयरन मैन से फाइट करने का सोच रहा था। अब कई दिनों के बाद इवान का ड्रेस भी तैयार हो जाता है। जिस ड्रेस का नाम वो व्हिप्लैश रखा था, उसमें यह पावर थी कि वो किसी भी मेटल को बहुत ही आसानी से काट सकता था। फिर हम देख पाते हैं कि 6 महीने गुजर जाते हैं और टोनी कुछ लोगों से स्पीच कर रहा होता है। उसने अपना वही ड्रेस पहना हुआ था। यहाँ वो बताता है कि मेरे फादर का ड्रीम था कि वो एक सिटी बनाए जिसमें एडवांस बिल्डिंग्स हों और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो तो अपना इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए अब मैं उनका यह ड्रीम पूरा करूंगा। और वो अपना ड्रेस सबको दिखाता है कि ये ड्रेस मेरी हेल्प करेगा। टोनी ये सब बातें करके निकल ही रहा था कि तभी उसके पास कुछ लोग आकर कहने लगते हैं कि आपसे कुछ लोग कुछ बातें पूछना चाहते हैं। वो सब लोग आपसे यह चाहते हैं कि आप सुबह कोर्ट में आए। दरअसल वो आपसे आपके ड्रेस में कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। जब टोनी कोर्ट जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो आर्मी है। कोर्ट के सेनेटर उससे कह रहे थे कि सूट को तुमने काफी अच्छा बनाई है, लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक चीज तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। ये आर्मी को दे दो, क्योंकि वो अपने सोल्जर को काफी अच्छी ट्रेनिंग करवा सकती है। तब टोनी कहता है कि नहीं, ये ड्रेस मैंने बनाया है, मेहनत मेरी लगी है, मैंने उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और मुझे ही उसको यूज करना आता है। वो मेरा ड्रेस है और मैं ही आयरन मैन हूँ और मेरे जैसा कोई आयरन मैन नहीं बन सकता मेरे अलावा। वहाँ पर टोनी का एक और दोस्त होता है जो कि वो भी आर्मी की तरफ से बात करता है। वो कहता है कि मुझे यह कहना पड़ रहा है कि ये ड्रेस काफी डेंजरस है और ये आर्मी के पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर भी टोनी उसकी बात नहीं मानता। फिर वहाँ पर एक वेपन एक्सपर्ट भी आता है जो कि वो भी उसी तरह के सेम बात बोलता है, लेकिन टोनी ये कहता है कि मैं तुम लोगों में से किसी की बात नहीं सुनने वाला। टोनी उन सभी लोगों से कहने लगा कि मैं जानता हूँ आप लोगों को ऐसा कहने और करने के लिए किसने कहा है। इनफैक्ट वो आदमी इसलिए चाहता है कि आप लोग मेरा ड्रेस ले ले, क्योंकि वो खुद ऐसा रेस नहीं बना पा रहा। उसने मेरी कॉपी करके कई ज्यादा शूट बनाए हैं, लेकिन वो शूट मेरे शूट जैसा काम ही नहीं करता। यहाँ पर टोनी प्रूफ भी दिखाने लग जाता है कि सच में वो आदमी कैसा है। वो कहता है कि इतना भी बड़ा वेपन मेकर वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो आप लोग कैसे कर पाएंगे? इसे सिर्फ मैं ही हूँ जो बहुत ही आसानी के साथ चला सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं किसी को भी नुकसानदेह नहीं कर सकता। सबको यह बात अच्छी लगती है और वो यहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते कि हैं इवान अपना व्हिप्लैश वाले ड्रेस को कंप्लीट कर चुका था और अब वो आयरन मैन से लड़ाई करने जाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ टोनी भी अपने ड्रेस को चेक कर रहा होता है। उसकी ड्रेस में एक ऐसा कोर होता है जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल था, लेकिन यूजफुल होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा खतरनाक भी था और उसकी वजह से टोनी के बॉडी में काफी ज्यादा पॉइजन फैल रहा था। उसी दौरान टोनी इस सोच में भी पड़ जाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कंपनी का क्या होगा। तो वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने कंपनी का सीईओ बनाता हूँ। ये कंपनी अब से तुम्हारे अंडर है, जिसको चाहे हायर कर सकती हो। फिर टोनी की जो सेक्रेटरी है वो अब उसके कंपनी की सीईओ बन चुकी थी। वो एक लड़की को एक इंटरव्यू लेने के लिए बुलाता है, लेकिन वो लड़की किसी कंपनी की एजेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि एक कार रेस हो रही होती है और उसमें टोनी ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था, लेकिन तभी वहाँ उस रेस ट्रैक पर इवान यानी
व्हिप्लैश आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी 2 हिस्सों में बट जाती है। ये न्यूज़ टोनी की असिस्टेंट यानी उसकी सेक्रेटरी भी देख रही थी और उसके बॉडीगार्ड से कहने लगती है कि हमें फौरन उसकी मदद के लिए जाना होगा। वो दोनों जाते हैं और टोनी को उसका ब्रीफकेस यानी उसके शूट केस को देते हैं, जिसके अंदर वो आयरन मैन वाला ड्रेस होता है और टोनी उस पहन लेता है। अब आयरन मैन और व्हिप्लैश में काफी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन आयरन मैन जो भी अटैक्स किए जा रहा था व्हिप्लैश उसे रोके चला जा रहा था। और इसी लड़ाई के दौरान आयरन मैन व्हिप्लैश पर एक जोरदार से अटैक करता है, जिससे फाइनली व्हिप्लैश पूरी तरह से डिफीट हो जाती है। व्हिप्लैश को अरेस्ट कर लिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद टोनी को पुलिस के साथ लेकर आया जाता है, इवान से यह पूछने के लिए कि वो उस पर अटैक आखिर क्यों किया, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहता है। तब टोनी उसे कहने लगा कि वैसे तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी कुछ कम नहीं थी, तुम अगर ये आर्मी को बेच देते तो तुम काफी अमीर हो सकते थे। और यह कहकर वहाँ से वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इवान के पास एक और आदमी आता है जो कि सेम टू सेम इवान के जैसा ही लग रहा था, यहाँ तक कि उसका यूनिफॉर्म भी। दरअसल उसे उसके पास इसलिए भेजा गया था कि उसे मरवा कर लोगों को यह शो किया जा सके कि इवान मर चुका है। और एक आदमी जो कि बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, असल में वो इवान को रेस्क्यू कर लेता है और उसे निकलवा लेता है। सभी को यही लग रहा था कि इवान मारा जा चुका है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ब्लास्ट करवाकर नकली इवान को मरवा दिया था। वो गैंगस्टर किसी इंडस्ट्री का ओनर था और टोनी का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो यह चाहता था कि वो भी आयरन मैन के ड्रेस की तरह कई ज्यादा ड्रेसेस बनाए और जिसके बाद वो उनसे पूरी आर्मी को बना डाले। और यह वजह था कि इवान को जेल से आजाद करवाया था। दूसरी तरफ टोनी का वो वाला कोर उसे काफी तकलीफ दे रहा होता है। वो उसकी चेस्ट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉइजन बढ़ाते जा रहा था, जिससे उसे फील हो रहा था कि अगर उसके लिए कुछ ना किया जाए तो वो मारा जाएगा। लेकिन इस बात की फिक्र न करते हुए वो अपनी बर्थडे पार्टी रखता है, जिसमें वो अपने शूट के साथ डांस कर रहा होता है कि तभी उसका वो ब्लैक फ्रेंड आता है और उसे कहने लगा कि आर्मी का ऑर्डर है कि कल तुम्हें या तुम्हारे ड्रेस को उनके सामने लाया जाएगा। वो आदमी भी अब टोनी से तंग आ चुका था। वो कहता है कि तुम अपना ड्रेस पहनकर पार्टी कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि ये कितना खतरनाक है। लेकिन टोनी उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। तो गुस्से में वो भी टोनी का पुराना ड्रेस पहनकर आ जाता है और उन दोनों में अब काफी ज्यादा फाइट होने लग जाती है। दोनों ने आयरन वाले ड्रेसेस पहन रखे थे और दोनों चाहते थे कि किसी न किसी तरह से एक दूसरे को हरा दे ताकि पहला वाला जीत जाए। अब दोनों अपने अपने हाथों से लेजर निकालने लग जाते हैं और सेम टाइम निकलने की वजह से दोनों लेजर आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल जहाँ पर टोनी अपने बर्थडे पार्टी कर रहा था वो जगह कोई और नहीं बल्कि टोनी की कंपनी ही थी, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब वहाँ से टोनी का पुराना ड्रेस लेकर वो ब्लैक वाला फ्रेंड चला जाता है, लेकिन टोनी वहीं पर नशे की हालत में था। फिर हमें दिखाया गया कि एक आंख वाला आदमी टोनी के पास आकर उसे कहने लगा कि तुम्हारे फादर क्या क्या करना चाहते थे और तुम क्या कर रहे हो, तुम नशा करके इधर उधर पड़े रहते हो। तब टोनी कहता है कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, तुम होते कौन हो। ऐसे बोलने वाले जवाब में वो आदमी कहने लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो लड़की जो तुम्हारे कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी ही सीक्रेट एजेंट है और तुम्हारी सारी बातें और तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स देते आ रही है। फिर वो आदमी यह भी कहने लगा कि मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक और अच्छा ड्रेस बनाओ जिससे पूरी दुनिया को फायदा हो। और मेरे पास तुम्हारे फादर के कुछ चीजें भी हैं और तुम चाहो तो तुम उसे मेरे से ले भी सकते हो। टोनी उस एक आंख वाले आदमी के पास से वो सारी चीजें लेकर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर जो उस सिटी को बनाना चाहते थे वो उस टूल की मदद से बनाई जा सकती थी। जिसके बाद वो उस पर पूरी तरह से रिसर्च करने लग जाता है। वहाँ पर उसके कोर का पूरा डिजाइन भी नजर आ जाता है। उस पर थोड़ी सी और रिसर्च करने के बाद वो बहुत ही एडवांस टूल को तैयार कर लेता है और फिर वो उसी टूल से एक नया ड्रेस तैयार करता है जिसका नाम मार्क 6 रखता है। इसके साथ ही उसे इवान की कॉल भी आते हैं जो कहती है कि मैंने तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलकर काफी अच्छा ड्रेस तैयार कर लिया है, मैं वेट करूंगा जब तुम और मैं आमने सामने होंगे और देखते हैं कि कौन जीतता है। अब मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ कि आखिर इन लोगों ने उस ड्रेस को कैसे तैयार किया। टोनी का वो पुराना ड्रेस जो कि
टोनी का दोस्त आर्मी के पास लेकर चला गया था। उस ड्रेस में इवान ने और टोनी के दोस्त ने कुछ चेंजेस किए और उसको और भी ज्यादा एडवांस बना दिया कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि अब वो बहुत सारी वॉर्स लड़ सकता था, फाइट कर सकता था। अब दूसरी तरफ टोनी का दुश्मन लोगों के बीच स्पीच कर रहा था कि मैं आयरन सोल्जर्स बनाए हैं क्योंकि अब आयरन आर्मी का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ टोनी को भी मालूम हो जाता है कि इवान किसी का भी नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो वो फौरन उसी अपने दुश्मन यानी उसी इंडस्ट्री ओनर के पास आया, उसे जाकर कहता है कि इवान अच्छा नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे साथ धोखा करेगा, वो तुम्हारी सारी आर्मी को अपने कब्जे में ले लेगा और सिटी पर अटैक करवा देगा। और जबकि उसका कहा हुआ बात सच हो जाता है, इवान देखते ही देखते सभी आर्मी शूट्स को अपने काबू में कर लेता है और उस वॉर मशीन को भी, जो इन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की हुई थी, वही सूट जो कि टोनी का पुराना ड्रेस था। टोनी उस इंडस्ट्री के ओनर से कहने लगा कि मैंने कहा था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए अब जाओ अपने सोल्जर्स को कंट्रोल करो। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। तभी सीक्रेट एजेंट भी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ से इवान इन सारे आर्मी सोल्जर्स के सूट को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो सारे के सारे अपने कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। तभी वहाँ पर टोनी यानी आयरन मैन आता है। वो आते ही अपने पावर्स का यूज करता है और सारे आयरन सोल्जर्स को मार गिराता है। लेकिन तभी उसके सामने व्हिप्लैश आ जाता है जो कि अब बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया था। अपने उसी ड्रेस में टोनी यानी आयरन मैन उस पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन आयरन मैन का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि व्हिप्लैश अब काफी ताकतवर हो चुका था और अब वो जान चुका था कि आयरन मैन का मुकाबला कैसे करना है। तभी टोनी को याद आता है कि उसकी और उसके ब्लैक फ्रेंड की लेजर आपस में टकराई तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वो अपने उस फ्रेंड से कहता है कि चलो जल्दी से उस एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से करते हैं, और दोनों ठीक ऐसा ही करते हैं जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से व्हिप्लैश वहीं पर मारा जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया गया कि टोनी के पास एक आंख वाला आदमी आता है और उससे कहने लगा कि अब मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दे रहा हूँ, तुम्हारा जो आयरन मैन वाला ड्रेस है उसको एवेंजर्स ने प्रूव कर लिया है, यानी अब वो एवेंजर टीम में यूज होने वाला है। लेकिन आई एम सॉरी, तुम उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुए, तुम्हें सिर्फ पीछे से काम करना होगा। तब टोनी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस बात का क्रेडिट चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट के सेनेटर टोनी यानी आयरन मैन को और उसके ब्लैक फ्रेंड को मेडल देते हैं और उसने कहने लगते हैं कि इस दुनिया को बचाने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 2 भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं आयरन मैन के पार्ट 3 की तरफ। इस मूवी को शुरू किया जाता है एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए, जहाँ पर एक लेडी उसको बता रही थी कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाए हैं जिसमें बहुत सारे पावर्स हैं, इवन जो लोग डिसेबल हैं वो भी अपने पावर्स को वापस ला सकते हैं, यानी वो अपने बीमारी से आजाद हो सकते हैं। तभी वहाँ पर एक ग्लासेस वाला साइंटिस्ट आता है जो कि टोनी से कहने लगा कि हमारी कंपनी एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट्स करने वाली है, उसमें बहुत ज्यादा एडवांस टूल यूज होने वाले हैं, तो मैं तुम्हें ऑफर कर रहा कि तुम मेरे कंपनी को ज्वाइन कर लो। दरअसल वो टोनी से काफी इम्प्रेस हो चुका था, लेकिन टोनी उसकी ऑफर को इग्नोर करते हुए रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि टोनी को एक मेंटल इशू हो गया था। वजह यह था कि वो जब आयरन आर्मी ने जब पूरे सिटी पर अटैक किए हुए थे और टोनी उन्हें शुरू में बचा नहीं पा रहा था, उसे वो फ्लैशबैक बार बार आते रहते थे और इसी को लेकर वो काफी उदास और बुरा फील किए जा रहा था। लेकिन उसका ब्लैक दोस्त उसे हौसला देता है। आयरन मैन सोचता है कि अगर उन लोगों ने दोबारा से अटैक कर दिया तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए वो आयरन मैन की पूरी टीम बना देता है और वो उस टीम का नाम आयरन लेजेंड रखता है। अब हमें अचानक से पता चलता है कि पूरी दुनिया में दोबारा से अटैक हो रही है और ये काम कोई और नहीं बल्कि एक मैंड्रिन नाम का एक आदमी करवा रहा था। टोनी यानी आयरन मैन का एक आदमी उसकी कंट्री में था जो कि उन अटैक की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, जबकि टोनी उसे बहुत प्यार भी करता था, इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि अगर ये अटैक्स को ना रोका गया तो मैं उस मैंड्रिन का बहुत ही बुरा हाल करने वाला हूँ। लेकिन उसकी धमकी से मैंड्रिन को काफी गुस्सा आ गया। वो सीधा टोनी के घर पर ही अटैक करवा देता है, जिससे टोनी यानी आयरन मैन का घर बुरी तरह से तबाह हो जाती है। उस वक्त टोनी के साथ वही लड़की भी थी जिसने वो उस वायरस को बनाया हुआ था जो कि डिसेबल लोगों को ठीक कर सकती थी। आयरन मैन अपना ड्रेस पहनता है और उस लड़की को बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन आयरन मैन के शूट में एक एरर आ जाता है जिस
जिस जगह पर उसे लैंड करना था वो वहाँ पर ना जाकर किसी ऐसी जगह पर गिरता है जहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही थी। लेकिन अभी भी उम्मीदें थीं क्योंकि शूट में कुछ पावर्स मौजूद थे। वो चाहता तो वो उस जगह पर वापस जा सकता था जहाँ पर उसे जाना था। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में काफी उदासी के साथ खामोशी छा गया था क्योंकि उन्हें तो बस यही लग रहा था कि टोनी मारा जा चुका है उसी अटैक में जो कि उसके घर पर किया गया था, क्योंकि उसके बाद टोनी अभी तक किसी को दिखाई भी नहीं दिया था। आयरन मैन जिस विलेज में गिरा हुआ था उस वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है। वो उससे बहुत सारी बातें करने लग जाता है क्योंकि वो बच्चा उसे काफी इनोसेंट लगता था। टोनी देखता है कि वो विलेज भी तबाह हो चुका है और ठीक उसी तरह से उसे भी तबाह किया गया था जिस तरह से टोनी के घर पर हमला किया गया था। तब वो समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे मैंड्रिन का ही हाथ है और वहाँ वो इन सारे केस पर रिसर्च करने लग जाता है। उसे पता चलता है कि ये एक्सप्लोजन किसी वेपन्स के जरिए नहीं किए हुए हैं बल्कि ये तो उन सोल्जर्स ने किए हैं जिसके अंदर सुपर पावर्स हैं। टोनी सभी से मैंड्रिन के लोकेशन के बारे में पूछता है लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं बता पाते, लेकिन वो बच्चा से मैंड्रिन के लोकेशन तक पहुंचा देता है। विलेज में टोनी ने कुछ वेपन्स भी तैयार कर रखे थे तो वो अपने साथ लेकर यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि मैंड्रिन तो था ही नहीं, वो ड्रामा कर रहा था कि जिसे कि वहाँ पर सिर्फ एक आदमी था। वो उस जगह की वीडियोस बनाकर पब्लिश किया करता था। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टोनी को कैद कर लिया गया था और वहीं पर हमें उसी आदमी यानी उसी साइंटिस्ट को दिखाया गया। वो टोनी को बताता है कि मैंने उसी वायरस को यूज करके मैंने खुद की डिसेबिलिटी को खत्म कर दिया है और अब मैं काफी स्ट्रांग हो चुका हूँ। वो साइंटिस्ट टोनी को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त यानी तुम्हारी सेक्रेटरी को भी किडनैप कर रखा है। वो उसे उसका विजन दिखाते हुए कहता है कि अब ये मेरे कब्जे में हो चुकी है। दरअसल वो उसे कहीं और किडनैप किया गया था और ये सिर्फ उसकी होलोग्राम थी। अब वो लड़की जिसने वायरस को तैयार किया हुआ था वो कई सालों से साइंटिस्ट के लिए ही काम कर रही थी, लेकिन जब उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये टोनी से भी मिलने गई थी तो वो उस लड़की को वहीं पर शूट करके मार देता है। हम देख पाते हैं कि ये साइंटिस्ट काफी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करता था जिसकी वजह से उसकी लोकेशन को कोई भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। वहाँ पर वॉर मशीन भी थी जो कि टोनी का फ्रेंड चला रहा था, यानी वही आयरन शूट जो वो लेकर भागा था, लेकिन अब उस ड्रेस का हुलिया को चेंज कर लिया था और ये उसी साइंटिस्ट ने किया हुआ था। दरअसल वो टोनी को यह बताना नहीं चाहता था कि ये वही ड्रेस है। वो उस ड्रेस को यानी उसी सूट को अपने पास लेकर आता है, लेकिन टोनी भी कुछ कम नहीं था। दरअसल वो पहले से ही प्लानिंग कर चुका था, इसीलिए वो अपने शूट के जरिए अपनी जान छुड़ाकर भाग निकला था क्योंकि उसे अब मैंड्रिन के लोकेशन का पता लगाना था। इसी दौरान टोनी को पता चलता है कि वो साइंटिस्ट एडवांस शूट को चुराकर यूएस के प्रेसिडेंट को मारने का प्लान कर रहा है और इसके लिए उसे कुछ भी करके उसे रोकना होगा। और यही काम करने के लिए वो साइंटिस्ट भी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो प्रेसिडेंट था जो कि किसी और कंट्री में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो उसे किडनैप करके उसे किसी सीक्रेट लोकेशन पर लेकर आता है जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता था, लेकिन टोनी वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि उसकी मदद कोई और ने नहीं बल्कि उसी बच्चे ने की थी। वहाँ पर जाकर टोनी बाकी के सारे पैसेंजर्स को भी बचा लेता है, लेकिन जब बारी आती है प्रेसिडेंट को बचाने की तो इतनी ही देर में वो साइंटिस्ट उसे लेकर वहाँ से जा चुका था और वो प्रेसिडेंट को बचाने में नाकामयाब रह गया था। लेकिन हमें यह जरूर पता चल जाता है कि साइंटिस्ट की सीक्रेट लोकेशन क्या थी। दरअसल ये खुफिया जगह एक समुंदर के पास थी। प्रेसिडेंट को किडनैप करके यहाँ पर लाने की वजह यह था कि वो साइंटिस्ट उसकी लाइव डेथ करके पूरी मीडिया के साथ पूरे दुनिया को दिखाना चाहता था ताकि उसे पॉपुलैरिटी मिले, यानी ये बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाता और लोग उससे डरने लग जाते। और प्रेसिडेंट को पकड़ना इतना आसान भी नहीं हुआ था, बल्कि प्रेसिडेंट के नीचे जो आदमी था यानी वाइस प्रेसिडेंट, उसने जेलेसी में आकर प्रेसिडेंट की किडनैपिंग में उस साइंटिस्ट की हेल्प की थी और उसने ये सब अपने लालच में किया हुआ था कि उसकी एक डिसेबल बेटी थी जिसको वही वायरस देकर साइंटिस्ट ने ठीक कर दिया था। अब हम देखते हैं कि टोनी और उसका ब्लैक फ्रेंड उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट प्रेसिडेंट के साथ था। टोनी अपने दोस्त से कहता है कि मैं अपनी असिस्टेंट यानी सीईओ को बचाऊंगा और तुम जाकर प्रेसिडेंट को बचाओगे। फिर हमें दिखाया गया कि आयरन मैन उस आदमी के सामने पहुंच चुका था, यानी उस साइंटिस्ट के सामने उन दोनों में काफी ज्यादा ही फाइट हो जाती है और दोनों ने ड्रेसेस पहन रखे थे। दूसरी तरफ वो ब्लैक फ्रेंड ने प्रेसिडेंट को भी बचा लिया था और उन्हें भी आयरन सूट पहनाकर सेव कर लेता है और कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं। आयरन मैन भी अपने सीईओ यानी अपने दोस्त को बचाने की कोशिश में था, लेकिन तभी वो बड़ी टॉवर से सीधा आग में गिर जाती है। टोनी यानी आयरन मैन डर जाता है, उसे लगता है कि उसकी असिस्टेंट जलकर मारी गई, लेकिन ट्विस्ट
ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि उस साइंटिस्ट ने उस वायरस को उसके अंदर भी इंजेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से उसे आग से कुछ नहीं होता और वो ठीक हो जाती है। यहाँ पर इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था। अब हमें दिखाया गया कि टोनी यानी आयरन मैन साइंटिस्ट से लड़ने लग जाता है। उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होने लग जाती है, लेकिन तब टोनी देखता है कि ना तो उसके आर्मी का कोई असर हो रहा था, ना ही उसके अटैक्स का। तब यहाँ पर उसके पास एक आइडिया आता है। वो अपना ड्रेस उतारता है और उसी साइंटिस्ट को पहना देता है। दरअसल यहाँ पर भी टोनी प्लान करके आया हुआ था। टोनी अपने शूट को ब्लास्ट हो जाने को कमांड देता है और वो हो भी जाता है, लेकिन वो साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा चालाक निकला। उसने भी उस वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर जाता है और उसके ऊपर कुछ भी आग का असर नहीं हो रहा था। बस वो थोड़ा जल तो चुका था, लेकिन उनसे फिर भी अभी कुछ पावर्स बची हुई थी। लेकिन तभी वहाँ पर टोनी का असिस्टेंट आ जाती है और वो साइंटिस्ट को काफी बुरी तरह से मार देती है, जिससे वो अब फाइनली जाकर वो साइंटिस्ट का काम तमाम हो जाता है, यानी वो मर जाता है। यहाँ पर टोनी और उसकी असिस्टेंट दोनों पास आकर गले मिलते हैं और यहाँ पर दोनों आपस में कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उधर टोनी अपने बाकी के आयरन आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि खुद को ब्लास्ट कर लो, और ऐसा ही होता है। ऊपर आसमानों में ऐसा लग रहा था कि जैसे फायरवर्क्स हो रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने नकली मैंड्रिन और उस वाइस प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया था। अब क्योंकि टोनी काफी फेमस हो चुका था, इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट उसका सर्जन करने लग जाते हैं। उसमें जो मेटल के पीसेस पड़े हुए थे जो उसके दिल के पास जाने वाले थे, वे उसे निकाल देते हैं। और अब ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज थी, क्योंकि अब उसे ना तो किसी टूल की जरूरत थी, ना तो उसे किसी कोर की, और ना ही आयरन मैन सूट की कि वो उसे जिंदा रख सके। इसीलिए वो उस टूल को समुंदर में फेंक देता है और उसकी दोस्त यानी सीईओ को भी ठीक कर दिया जाता है। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको आयरन मैन की ये तीनों पार्ट्स अच्छे लगे होंगे तो कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।